भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये टॉपिक कितना क्रूशियल है ये हम सब जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने इस इंटेंसिव रिवीजन सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक और बहुत ही ज़रूरी फैक्ट क्लियर कर लेते हैं। हमारे संविधान में अभी बिल्कुल 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। लेकिन रुके, ओरिजिनल संविधान में तो 7 अधिकार थे, तो एक अधिकार कहाँ गया और वो कौन सा था? इस सस्पेंस से पर्दा हम थोड़ी देर में उठाएंगे। फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं ताकि रिवीजन एकदम स्ट्रक्चर्ड रहे। पहले अधिकारों का एक छोटा सा परिचय, फिर समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धर्म, संस्कृति और संवैधानिक उपचार, फिर बात करेंगे संपत्ति के अधिकार में हुए ऐतिहासिक बदलाव की, और लास्ट में नॉलेज चेक करने के लिए एक प्रैक्टिस क्विज। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले और सबसे अहम सेक्शन की तरफ, समानता, स्वतंत्रता और शोषण। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक की रेंज से। एग्जाम्स में अक्सर ये रेंज डायरेक्ट पूछी जाती है। ये वो आर्टिकल्स हैं जो देश में कानून के सामने हर किसी की समानता की गारंटी देते हैं और किसी भी तरह के भेदभाव पर पूरी तरह रोक लगाते हैं। इसे हम समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी कहते हैं। ये एक तरह से हमारे लोकतंत्र की बेसलाइन है। इसका सीधा सा मतलब है कि धर्म, जाति, जेंडर या जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। हर नागरिक कानून की नज़र में एकदम बराबर है। अब सोचिए, समानता तो मिल गई, लेकिन आज़ादी का क्या? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका क्या असर होता है? जैसे कि हमें क्या बोलना है, देश में कहीं भी बेरोक-टोक आना जाना है या अपनी मर्जी से कहीं भी बस जाना है। ये सारी चीज़ें सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे कानूनी रूप से संरक्षित अधिकार हैं। और इन्हीं अधिकारों को ऑफिशियली स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम कहा जाता है, जो अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर आते हैं। ये हमें एक आज़ाद इंसान की तरह सोचने और अपनी बात दुनिया के सामने रखने की ताकत देते हैं। सच कहूं तो यही लोकतंत्र को असल मायनों में जिंदा रखते हैं। स्वतंत्रता के बाद बात आती है प्रोटेक्शन की। समाज में कई ऐसी गंभीर बुराइयां रही हैं, जैसे इंसानों की खरीद फरोख्त यानी मानव तस्करी और मासूम बच्चों से मजदूरी करवाना। हमारा संविधान समाज के सबसे कमजोर और बेबस वर्गों की ढाल बनकर इन पर सख्त कानूनी रोक लगाता है। इसी ढाल को हम शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं, जो अनुच्छेद 23 और 24 में साफ साफ दर्ज है। ये स्पष्ट करता है कि किसी भी इंसान का और खासकर बच्चों का आर्थिक या शारीरिक शोषण पूरी तरह से गैर कानूनी और असंवैधानिक है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, जो फोकस करता है धर्म, संस्कृति और इन अधिकारों को बचाने वाले कानूनी उपचारों पर। अनुच्छेद 25 से 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। एक सेक्युलर देश में ये बहुत जरूरी है। ये हमें सिर्फ अपने धर्म को दिल से मानने की ही नहीं, बल्कि उसका शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार करने की भी आज़ादी देता है। मतलब हर इंसान की अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पूरी तरह सुरक्षित है। इसी तरह अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान करते हैं। भारत जैसे विविध देश में ये माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों को एक खास सुरक्षा देता है। इसके जरिए वो बिना किसी डर के अपनी अलग पहचान, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चला सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, इन सारे अधिकारों का क्या फायदा अगर इन्हें लागू करवाने का कोई मजबूत तरीका ही ना हो? अगर कोई ये अधिकार छीन ले तो क्या किया जाए? यहीं पर एंट्री होती है हमारे आखिरी और सबसे पावरफुल मौलिक अधिकार की, जो हमें सीधे देश के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 32 की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये एक तरह का एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है। अगर राज्य कभी भी ऊपर बताए गए किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन करता है, तो ये अनुच्छेद सीधे न्याय पाने का सबसे तेज और सबसे मजबूत रास्ता है। इस अनुच्छेद की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। जरा सोचिए, इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे वादे रह जाते। अनुच्छेद 32 ही उन वादों को एक हकीकत में बदलता है। अब समय आ गया है उस सेक्शन का जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था, संपत्ति के अधिकार में हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव। याद है हमने कहा था कि पहले 7 अधिकार थे? वो 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार ही था,
यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी शिफ्ट देखने को मिलता है। जो पहले एक पूरी तरह से मौलिक अधिकार था, उसे बाद में हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया और अब इसे अनुच्छेद 300A के तहत रखा गया है। एग्जाम्स की नज़रिए से इसकी टाइमलाइन बहुत क्रूशियल है। साल 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए इस अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि सरकार पब्लिक वेलफेयर और लैंड रिफॉर्म्स के काम बिना किसी लीगल रुकावट के कर सके। तो अब संपत्ति रखना एक कानूनी अधिकार तो है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं। चलिए अब इस पूरे रिवीजन को लॉक करने के लिए एक क्विक प्रैक्टिस क्विज हो जाए। देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, वो कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कवर करता है और जो हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की पावर देता है? कुछ सेकंड सोचिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है अनुच्छेद 32, संविधान की आत्मा। एग्जाम्स में यह सवाल इतनी बार पूछा गया है कि इसे तो एकदम रट लेना चाहिए। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक बदलाव ने मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया था? वो कौन सा साल था और कौन सा अमेंडमेंट था? एकदम सही, साल 1978 का 44वां संविधान संशोधन। इसी ऐतिहासिक कदम की वजह से हमारे मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 7 से घटकर 6 रह गई थी। तो आज के इस एक्सप्लेनर को एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की ताकत से लैस ये 6 कैटेगराइज्ड अधिकार असल में एक मॉडर्न डेमोक्रेसी को कैसे चलाते हैं? फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना सिर्फ एक एग्जाम पास करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक आज़ाद और निष्पक्ष समाज का असली ढांचा कैसे काम करता है। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। इस रिवीजन सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए।